रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 प्यारा सा, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यानी कि हम जो लैंगिक जनन पुष्पीय पादपों में कैसे होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने देखा था कि जो पहले तो हमने पुष्प की महत्व के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने दूसरा जो पार्ट है 2.2 यानी कि जो निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं हैं वो वाला टॉपिक शुरू कर दिया था। तो हमें संरचनाओं के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या संरचना होती है, एक फूल के अंदर कौन से हिस्से होते हैं। अब उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही हमारा टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक था 2.2, अब उसका भी पहला वाला पार्ट आ चुका है 2.2.1। ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है पुनकेसर। पुनकेसर, फिर लघु, बीजाणु, धानी। 3 शब्द हैं इसके अंदर, लघु, बीजाणु, धानी तथा परागकण। तथा कौन सा कण? परागकण। तो एक तो हो गया पुनकेसर, ये आप बोलेंगे। फिर इसको बोलना है अभी, ऐसे सिर्फ सुनना नहीं है। बोलिए अभी लघु, फिर बीजाणु, फिर धानी। तो एक साथ बोलेंगे तो लघु, बीजाणु, धानी। फिर है पराग कण। फिर क्या है? पराग कण। अब हम पढ़ते हैं आगे कि चित्र 2.2 उसमें भी ये क्या दिखाता है? एक विशिष्ट यानी कि प्रारूपी पुनकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु यानी कि फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलामेंट। बल्ब में भी फिलामेंट होता है, तो वही वाला फिलामेंट है, फिलामेंट कहलाता है। तथा अंतिम सिरा जो होता है वो सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर में जो हमने देखा था फूल के बारे में कि ये जो हमारा फूल है, ठीक है, और फूल के अंदर में क्या होता है? फूल के अंदर में ये है, स्त्री केसर बनाया हमने। स्त्री केसर है जिसमें इसकी वर्तिका है और अंडाशय है। और उसके बाद में ये फूल के अंदर में क्या होता है? और फूल के अंदर में होता है इसकी पंखुड़ी होती है। फिर उसके बाद और क्या होता है? बाह्य दल होता है। ये बाह्य दल होता है, बाहर वाली जो पंखुड़ियाँ हैं ये बाह्य दल है। और एक और चीज़ होती है, क्या होती है वो होती है हमारी जो पुनकेसर होता है। ये पुनकेसर है ना, पुनकेसर होता है जिसके अंदर में जो नर वाला जो जनन का जो अंग है वो होता है पुनकेसर। तो ये क्या हुआ? पुनकेसर। पुनकेसर। तो इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो पुनकेसर के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है कि इसमें कहा है कि ये जो चित्र 2.2 है, जब हम देखेंगे तो सबसे पहले चित्र 2.2 देख लेते हैं। तो कहाँ गया हमारा चित्र 2.2? ये रहा चित्र 2.2। और उसमें क्या देखना है? हमें देखना है। तो ये कैसे बुक पढ़ते हैं वैसे भी बता रहा हूँ मैं। चित्र 2.2 देखना है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एक प्रारूपिक पुनकेसर। तो प्रारूपी का मतलब ये हो गया कि आम तौर पे जैसी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्रारूपिक। कि यानी कि जो चीज़ आम तौर पे देखने को मिलती है वो उसको बोला जाता है प्रारूपिक, यानी कि ऐसा ही दिखता है। तो आम तौर पे जब आप पुन देखेंगे तो पुनकेसर कैसा दिखता है वो वाला ये चित्र है।
तो ये आ वाला डायग्राम हमें देखना है, थोड़ा सा बड़ा सा है। तो ये है पुनकेसर का डायग्राम। ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, हमारा पुनकेसर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? पुनकेसर। ये पूरा का पूरा क्या है? पुनकेसर। अब इसमें हम देखें खुद से बिना पहले पढ़े, हम जब अगर देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें ये नज़र आ रहा है कि एक तो इसकी लंबी सी डंडी है, ये लंबी सी डंडी है ना, ये लंबी सी डंडी है। और उसके ऊपर क्या है? एक ये थैले जैसा है, ये थैले जैसा है, ऊपर गोल गोल सी चीज़ है, ये हमें दिख रहा है। हम अगर बिना पढ़े ऐसे ही बोलें तो ये ऐसी चीज़ दिख रही है हमें। अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है, ऊपर वाली जो चीज़ है, ये ऐसी जो चीज़ दिखी हुई है, इसको इन्होंने क्या बोला है? पराग कोश। क्या ये? पराग कोश। ये ऊपर में जो थैले जैसा है वो क्या है? पराग कोश। और ये जो लंबी सी डंडी दिख रही है, लंबी सी डंडी दिख रही है, वो क्या है? उसको बोल रहे हैं तंतु। उसको क्या बोल रहे हैं? तंतु की डंठल। तंतु है या डंठल है? तंतु है, ठीक है। तो जो लंबी सी है वो तंतु है, और जो ऊपर क्या है, ये जो थैले जैसा है वो है पराग कोश। तो हम पढ़ लेते हैं कि एक विशिष्ट यानी कि प्रारूपी, यानी कि आमतौर पे जब हम पुनकेसर को देखते हैं तो ये जो पुनकेसर होता है दो भागों में विभक्त रहता है। दो भागों में क्या रहता है? विभक्त रहता है, यानी कि बटा हुआ रहता है। इसके दो हिस्से होते हैं। इसमें लंबा एवं पतला, इसमें लंबा एवं पतला, जो लंबा है और पतला है वो क्या होता है? डंठल तंतु होती है। तंतु यानी कि फिलामेंट कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। तो हमने देखा ये जो ये लंबा सा है, क्या ये जो ये लंबा सा है, लंबी सी हमें दिख रही है, ये क्या कहला रही है? ये कहला रही है हमारी, यहाँ पर लिखा हुआ है तंतु डंठल, जिसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए यहाँ पर फिलामेंट, यहाँ पर खुद से लिख लीजिए पेंसिल से फिलामेंट। तो ये जो लंबी सी है वो क्या हो गई? फिलामेंट हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तथा जो अंतिम सिरा, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक, द्विपालिक संरचना। द्विपालिक मतलब, द्विपालिक का मतलब होता है दो भागों वाला, दो भागों वाला, दो पाली वाला या दो थैलों वाला। द्विपालिक मतलब दो थैलों वाला, दो थैलों वाली संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? परागकोश कहलाता है। जो क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। तो यानी कि एक तो हमने देखा ये पतला वाला जो हिस्सा था वो क्या कहला रहा था? वो तंतु कहला रहा था। फिर इसका ये जो अंतिम सिरा है, ये वाला जो अंतिम सिरा है, ये तो हम सोचेंगे कि ये तो पहला सिरा है, लेकिन ये अंतिम सिरा है। अंतिम सिरा कौन सा है? ये वाला है, ये अंतिम सिरा है, ये याद रखना है। अगर कभी भी क्वेश्चन आए और उसमें कहा जाए कि पुनकेसर का अंतिम सिरा कौन सा होता है, तो हमें ये डंडी नहीं बतानी है, हमें क्या बताना है? ये बताना है। ये जो परागकोश है ये होता है अंतिम सिरा। तो ये जो अंतिम सिरा होता है परागकोश, ये परागकोश होता है, इसके दो थैले होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो थैले होते हैं। ये जो दिख रहा है, एक थैला यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ये साइड से फ़ोटो खींचा गया है, और दूसरा थैला जो है ये पीछे छुपा हुआ है। दूसरा थैला कैसा है? पीछे छुपा हुआ है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा, और ये डंडी इसकी चल रही है, ये डंडी इसकी चल रही है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ये। तो इसके दो थैले थे, एक थैला यहाँ पर देखिए, ये एक थैला है और एक दूसरा थैला है। तो इसकी कितनी पाली हो गई? कितने हैं इसके थैले हो गए? इसकी दो पाली हो गई। तो इसलिए इसको द्विपालिक बोलते हैं, यानी कि दो इसमें हिस्से रहते हैं, दो इसमें बैग जैसे हैं, दो इसमें थैले हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? द्विपालिक संरचना है। तो अब भी जब भी आए कि परागकोश कैसी संरचना होती है, तो द्विपालिक होती है। उसके बाद में तंतु का समीपस्थ छोर, तंतु का समीपस्थ छोर
पुष्पासन, पुष्प के कौन से आसन, पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है, या पुष्प दल से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो तंतु का ये जो समीप वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है तंतु का, कौन सा हिस्सा, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, समीपस्थ हिस्सा जो है। अब इसको समीपस्थ क्यों बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आते हैं जरा हम। तो ये जो है हमारा पुनकेसर है, ये हमारा पुनकेसर है। तो इसके अंदर में एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। अब मैं ये पूछूं कि ये जो डंठल है, ये वाली जो डंठल है, ये जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये डंठल के पास कौन सा हिस्सा है, ये डंठल के पास में कौन सा हिस्सा है। ये अगर मैं नंबर दे दूँ, ये 1 दे दूँ मान लो, और ये 2 दे दूँ, या फिर इसको मैं बोल दूँ, इसको 1 बोल दूँ और इसको 2 बोल दूँ, ठीक है। तो कौन सा वाला हिस्सा पास में है, 1 वाला हिस्सा पास में इसके, या फिर 2 वाला हिस्सा पास में, इसके समीप कौन है। तो हमें पता है कि ये जो 1 वाला हिस्सा है वो इस डंठल के इसके करीब में, इसके समीप है। तो यही बात बताई गई है कि ये जो तंतु होता है उसका ये जो समीप वाला हिस्सा है वो कहाँ पर जुड़ा रहता है, वो कहाँ पर जुड़ा रहता है, वो यहाँ तो देखिए यहाँ पर इससे जुड़ा रहता है। फिर से बना देते हैं हम कि ये जो है ये होता है जो मैं बनाता हूँ, ये है पुष्पासन। ये क्या है, पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन है, पुष्प की कुर्सी है, इसको बोलते हैं पुष्पासन, पुष्प आसन। पुष्प का आसन है यानी कि ये इसकी चेयर है, कुर्सी है फूल की, तो ये हो गया पुष्पासन, ठीक है। इसके ऊपर में ही सारी चीज़ें रहती हैं। बाह्य दल हमने बनाया था, ये बाह्य दल है, एक साइड का बना रहा हूँ बस। फिर उसके बाद में ये इसकी क्या है, पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी है इसकी। और बीच में क्या था इसके, बीच में इसके स्त्रीकेसर है ये, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं, ये जो तंतु रहती है, तंतु का जो समीपस्थ छोर है वो पुष्प के पुष्पासन में या फिर पुष्प दल से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, पुष्प दल से जुड़ा रहता है। यानी कि ये जो तंतु है इसका ये वाला जो हिस्सा है या तो इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है, या तो इससे जुड़ा रहेगा, या फिर ये जो इसका दल है इसको दल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पंखुड़ी है उसको दल बोलते हैं, और फूल का दल है इसलिए इसको क्या बोल देंगे, पुष्प दल, पुष्प दल। तो या तो इससे जुड़ा रहेगा या फिर इससे ऐसे जुड़ा रहता है, या फिर किससे जुड़ा रहता है, पुष्प दल से जुड़ा रहता है यहाँ पर। तो इनने क्या बताया कि या तो ये पुष्पासन से जुड़ा रहता है यहाँ पर, या फिर ये किससे जुड़ा रहता है, ये पुष्प दल से जुड़ा रहता है, यानी कि पंखुड़ी से जुड़ा रहता है। यही बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो तंतु का समीपस्थ छोर पुष्पासन से जुड़ा रहता है या फिर पुष्प दल से जुड़ा रहता है। फिर आगे है पुनकेसरों की संख्या एवं लंबाई। पुनकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है, विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। यानी कि ये जो पुनकेसर हमने बनाए, ये जो पुनकेसर हमने बनाए, तो इनकी जो लंबाई रहती है ना, ये जो लंबाई है, कहाँ चलेगी लंबाई, ये लंबाई है, और इनका जो नंबर है, इनकी जो संख्या है वो अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग तरह के जो फूल होते हैं, अलग अलग तरह के फूल होते हैं उनमें अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें गुलाब का फूल, फिर देखें सूरजमुखी का फूल, फिर देखें गेंदे का फूल, फिर लिली का फूल, अलग अलग, या चंपा का फूल या चमेली का फूल, ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग प्रजाति के फूल हैं। अब उसके अंदर में अगर हम निकालें पुनकेसर, अगर हम पुनकेसरों को निकाल के देखें तो मान लीजिए एक का इतना ऐसा है, फिर एक का पुनकेसर इतना बड़ा है, एक का पुनकेसर इतना छोटू सा है, एक का पुनकेसर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और एक का पुनकेसर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ पर डायग्राम में भी नहीं आ पाए। तो इनकी जो जो लंबाई है
पुंकेसर की वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है। फिर उसकी इनकी जो संख्या है वो भी अलग अलग रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फूल है और ये एक फूल है, ठीक है, ये 2 फूल हैं। तो इसके अंदर में मान लीजिए इसके अंदर में 4 पुंकेसर हैं, मान लीजिए इसके अंदर में कितने पुंकेसर हैं, 4। और ये वाले फूल के अंदर में, ये वाले फूल के अंदर में मान लीजिए 4 इधर हो गए, ऐसी बना दे रहा हूँ। तो इसके अंदर में कितने पुंकेसर हो गए, 8 पुंकेसर। तो इनकी जो संख्या भी होती है वो भी अलग अलग होती है और इनकी जो लंबाई होती है वो भी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रजाति के पुष्पों के अंदर में, ठीक है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि पुंकेसरों की जो लंबाई है और संख्या है वो विभिन्न प्रजातियों में भिन्न होती है। और ये भिन्न को हटा के क्या लिख देंगे, एनसीईआरटी के अंदर जब पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, कि समान होती है, वो लिख देंगे कि सेम होती है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या बताया कि वो अलग होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक फूल तो स्पेशल होता है ना, अलग होता है, इसलिए। वैसे ही अपन लोग भी स्पेशल होते हैं, फूल की तरह हैं हम लोग भी कैसे हैं, फूल की तरह हैं। जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं तो अपन ऐसे बोल देते हैं कि यार वो हमसे अच्छा है, वो हमसे कम है, ऐसे नहीं बोलना होता है। हम सभी अलग अलग तरीके के फूल हैं और सब में अलग अलग खूबियाँ हैं। रोज़ गुलाब के फूल में अलग है, लोटस के फूल में अलग खूबियाँ हैं। तो हर एक के पास में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। वैसे ही हम भी फूल की तरह होते हैं। फिर अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक एक पुंकेसर एकत्र करें, एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर, किस पर, स्लाइड पर रखें, तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है। इनके जो आकार है उसमें बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है, जो प्रकृति में क्या है, फैली हुई है। विद्यमान का मतलब फैली हुई है। यानी कि हमें 10 फूलों को लेना है और वो भी अलग अलग प्रजाति के फूल को लेना है। यानी कि गुलाब ले लिया, लोटस ले लिया, फिर लिली ले लिया, चंपा ले लिया, चमेली ले लिया, सूरजमुखी ले लिया, गेंदा ले लिया, ऐसे 10 फूल लेने हैं। फिर उसमें क्या करना है, उसमें से एक एक पुंकेसर को, जो उसका पुंकेसर निकालना है, उसको जमा करना है और एक स्लाइड पर रखना है। स्लाइड क्या होती है, कांच की चीज़ होती है स्लाइड, पतली सी। जैसे अपन ने वो खाई होगी ना 5 रुपए वाली, वो आती है डेरी मिल्क की टॉफ़ी आती है, वैसी ही रहती है स्लाइड, लेकिन वो कांच की होती है, जिसके ऊपर अपन चीज़ें रख सकते हैं। मान लीजिए हमने पुंकेसर एकत्रित करे और यहाँ पर हमने सबको सजा के रख दिया, ये सजा के रख दिया, ऐसे 10 पुंकेसर हमने सजा के रख लिया। तो हम इनका देख सकते हैं कि इनका आकार बहुत भिन्न है। इनका जो आकार है वो कैसा मिलेगा हमें, तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है। यानी कि इनका आकार है वो बहुत ही अलग अलग है, जो प्रकृति में फैले हुए हैं, जो प्रकृति के अंदर मौजूद है। फिर एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी, विच्छेदन मतलब जो अलग अलग करने वाला सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन का मतलब एग्जामिनेशन, उसको देखना गौर से, अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। तो यानी कि अगर हम एक सूक्ष्मदर्शी से, एक माइक्रोस्कोप से हर एक पुंकेसर को देखें, ठीक है, हर एक किसको देखें, पुंकेसर को देखें सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छे से देखें, बहुत ही गौर से देखें और उनका हम क्या करें, चित्र बनाएं, देख के चित्र बनाएं। तो अलग अलग विभिन्न पुष्पों के अंदर में जो परागकोश हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं और उनका आकार कैसा है, उनकी व्यापकता को समझा जा सकता है।
यानी वो किस अलग अलग प्रकार के हैं, कितने व्यापक हैं, कितने अलग अलग प्रकार के हैं, कितने इंटरेस्टिंग है, वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब हम इन क्या करें, सूक्ष्मदर्शी से इनको देखें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे इसके अंदर में ये पुनकेसर है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने निकाला और एक माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा, तो ये जो पराग कोश है ये कैसे इससे जुड़ा हुआ है, अपनी तंतु से कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कैसे जुड़ा हुआ है, और इसका जो शेप है यानी कि इसका जो आकार है वो अलग अलग प्रकार का हमें नज़र में आएगा माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे। यही यहाँ पर इन्होंने बताया बस। तो बहुत ही इसके अलग आकार जो हैं बहुत ही भिन्न होते हैं, बहुत ही टाइप के रहते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बस ये। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम भी आ गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने अलग अलग प्रकार के पुनकेसर हमें नज़र आ रहे हैं, कितने अलग अलग प्रकार के पुनकेसर हैं। तो ये देखिए, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसे पुनकेसर हैं, है ना, ये कैसे अलग अलग हो रही हैं, फिर ये कैसे पार्टी मना रहे हैं, फिर ये इसमें एक नेता बन रहा है, उसके बाद में सारे के सारे मिलजुल के रह रहे हैं, फिर ये बंदूक जैसे दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग किस्म के पुनकेसर हैं। फिर जब हम इसका जो परागकोश हैं उसको देखें कि कैसे जुड़ा हुआ है, तो एक परागकोश आपस में चिपके हुए हैं, फिर ये परागकोश जुड़े हैं लेकिन इनके बीच में एक डंडी आ गई, फिर ये परागकोश एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, फिर ये परागकोश एक पॉइंट पे जुड़ा है, साथ में ये टूटा भी हुआ है, फिर ये परागकोश अलग अलग से जुड़े हुए हैं, अलग अलग इसकी डंडी आ रही है, ब्रांच पे जुड़े हैं, और ये सिंगल अकेला ज़िंदगी में परागकोश है। तो कैसे जुड़ा हुआ है ये भी हमें दिख सकता है, अलग अलग किस्म के होते हैं। और ये माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं परागकोश जितने भी हैं, ये भी अलग अलग किस्म के परागकोश हैं। ये देख, ये अलग सा है परागकोश, ये अलग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसकी डंडी आ रही है और ये परागकोश है। मतलब ये आइडिया देने के लिए कैसे दिखते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं, ये हमने देख लिया, बाकी का आगे पढ़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 7 बार रिवाइज़ करते रहना है।